एप्लीकेशन ऑफ पोटेंशियोमीटर में हमारा जो दूसरा एप्लीकेशन होगा वो होगा किसी सेल का इंटरनल रेसिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करेंगे आप। तो सेकेंड एप्लीकेशन है, इस समय हम लोग एप्लीकेशंस ऑफ पोटेंशियोमीटर पढ़ रहे हैं। और आज हम लोगों को दूसरा एप्लीकेशन इसका पढ़ना है। To find out the internal resistance of a cell, किसी सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना। आपको तो मालूम है कि कोई भी सेल जब भी बनाई जाती है तो उसमें एक उसकी इनबिल्ट कैरेक्टरिस्टिक होती है जिसे आप कभी भी उससे रिमूव नहीं कर सकते, एंड दैट इज इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ अ सेल विच इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल लेटर स्मॉल आर। और इसी को हमको फाइंड आउट करना सीखना है कि पोटेंशियोमीटर की हेल्प से हम सेल का इंटरनल रेसिस्टेंस भी फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे करेंगे यही हम लोगों को आज करना है। सबसे पहले मैं आपको उसका सर्किट डायग्राम बना के दिखाता हूं कि जब आप लेबोरेटरी में जाएंगे उस समय पोटेंशियोमीटर को किस तरह से कनेक्शन आप देंगे, किस तरह से आप उसे कनेक्ट करेंगे सोर्स की बैटरी के साथ में, रियोस्टेट के साथ में, या जिस सेल का इंटरनल रेसिस्टेंस बताना है हमें उसके साथ में आप ये सारे कनेक्शंस कैसे करेंगे पहले वो देखेंगे। एंड आफ्टर कनेक्शन वी विल सी दैट हाउ विल वर्क विथ इट, कि हम इसके साथ वर्क कैसे करेंगे, ये सारी चीजें। ओके, सर्किट डायग्राम में पोटेंशियोमीटर में मैंने आपको बताया देयर इज अ वेरी लॉन्ग वायर, बट I will make only one wire. I will not make many wires. So this is the potentiometer wire. Suppose this is the potentiometer wire. This end is A and the other end is B. इसके साथ आपको याद होगा हमें दो सर्किट्स लगाने रहते हैं, एक हमारा प्राइमरी सर्किट होता है, एक हमारा सेकेंडरी सर्किट होता है। लास्ट क्लास में भी हमने डिस्कस करके बताया कि पोटेंशियोमीटर में जो सोर्स बैटरी वाला सर्किट हमारा रहेगा दैट विल बी नोन एज प्राइमरी सर्किट, और उसके साथ जिन सेल्स में हम इंटरनल रेसिस्टेंस फाइंड करेंगे, ईएमएफ्स को कंपैरिजन करेंगे, वो सारा का सारा जो सर्किट आपका होगा दैट विल बी नोन एज सेकेंडरी सर्किट। So very first we will make the primary circuit of potentiometer, and you all know very well that with end A we will always connect a source battery, positive terminal, negative terminal, and this is the source battery, you all know. इसके बाद यहाँ पर एक रियोस्टेट लगा देते हैं जिससे कि हम करंट को कंट्रोल कर सकें। ये रियोस्टेट का सिंबल, रियोस्टेट के दो सिंबल हमने पिछली क्लास में आपको बताए हैं, आप चाहे जो बना के यूज कर सकते हैं। दिस इज रियोस्टेट। इसके साथ में हम एक की लगा लेते हैं ताकि हम जब चाहें सर्किट को ऑन ऑफ कर सकें। तो ये की हमने लगा दिया, ठीक है। ये सोर्स बैटरी हो गई जिसका ये पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल को रियोस्टेट लगा देते हैं ताकि हम करंट को कंट्रोल कर सकें, सर्किट में कम या ज्यादा कर सकें। इसके बाद एक ये की लगा देते हैं और की के बाद हम इसका जो दूसरा सिरा रहता है वो पोटेंशियोमीटर वायर के एंड बी से जोड़ देते हैं। अब हो सकता है कभी कभी आपके मन में ये क्वेश्चन आता हो कि रियोस्टेट करंट को कैसे कंट्रोल कर लेता है।
इट्स वेरी इजी। इसमें एक बड़ी लंबी सी तार लगी होती है, बड़ी लंबी सी कंडक्टिंग वायर लगी होती है। अब वो ऐसी वायर लगी रहती है कि उसकी मदद से हम सर्किट में रेसिस्टेंस को बढ़ाते घटाते हैं। हम अगर उसको यहां लगा देंगे तो वो रियोस्टेट जो होगा, हम जब चाहेंगे इस परिपथ में, इस करंट के मार्ग पे रेसिस्टेंस हम इंक्रीज कर सकते हैं, जब चाहें रेसिस्टेंस हम डिक्रीज कर सकते हैं। अब अगर हमने उसके पॉइंटर को चलाया और रेसिस्टेंस सर्किट का हमने इंक्रीज किया, बढ़ाया, रेसिस्टेंस बढ़ेगा तो करंट का क्या होगा आप खुद समझिए। I इज इक्वल टू V अपॉन R। रेसिस्टेंस बढ़ेगा तो करंट कम हो जाएगी। तो पॉइंटर खिसकाया, रेसिस्टेंस बढ़ा, रेसिस्टेंस बढ़ा, करंट कम हो गई। फिर से दूसरी डायरेक्शन पे हमने पॉइंटर खिसकाया, रेसिस्टेंस कम हुआ, डिक्रीज हुआ, करंट बढ़ गई। तो इस तरीके से हम जब चाहें करंट को कम, ज्यादा, उसको घटा और बढ़ा सकते हैं रियोस्टेट की मदद से। तो रियोस्टेट डायरेक्टली करंट को कम ज्यादा नहीं करता है, डायरेक्टली करंट को कम ज्यादा नहीं करता, वो सिर्फ सर्किट का रेसिस्टेंस बढ़ाता और घटाता है। रेसिस्टेंस बढ़ने और घटने से करंट कम होती है। जैसे आपने क्लास 11th में रेफ्रिजरेटर पढ़ा था, रेफ्रिजरेटर भी अपने अंदर रखी चीजों को कभी डायरेक्ट ठंडा नहीं करता। ठंडा करने का उसका प्रिंसिपल क्या है कि वो उन चीजों से हीट बाहर निकाल देता है। हीट बाहर निकाल देगा, ऑब्जेक्ट अपने आप टेम्परेचर उसका डाउन हो जाएगा। सिमिलरली रियोस्टेट डायरेक्ट करंट को इफेक्ट नहीं करता, ये सर्किट का रेसिस्टेंस बढ़ाता और घटाता है, जिससे करंट कम और ज्यादा हो जाती है। तो ये हमारा ये पूरा इधर का जो सर्किट रहेगा, सोर्स, बैटरी, रियोस्टेट की, ये सारी सर्किट जो इधर का है, ये सारा सर्किट हमारा कहलाता है प्राइमरी सर्किट। इसको हम प्राइमरी सर्किट बोलते हैं, ठीक है। अब हमें जिस सेल का इंटरनल रेसिस्टेंस फाइंड करना है, उसको हम कहां कनेक्ट करेंगे? बहुत आसान है, देखिए बेटा, उसको हम यहीं पर कनेक्ट करेंगे पॉइंट ए से। कैसे कनेक्ट करेंगे आप देख सकते हैं। ये हम इसको यहां पर ले आए, ये हमने वो सेल लगा दी जिस सेल का हमें इंटरनल रेसिस्टेंस फाइंड आउट करना है। एंड सपोज दिस सेल हैज द ईएमएफ E, मान लेते हैं इसका ईएमएफ E है और इसका इंटरनल रेसिस्टेंस, क्योंकि इसमें कुछ इंटरनल रेसिस्टेंस भी होगा, स्मॉल r है, और यही हमको फाइंड आउट करना है। ये वो सेल है जिसका इंटरनल रेसिस्टेंस हमें फाइंड आउट करना है। तो पॉइंट ए से इसका पॉजिटिव टर्मिनल हम पॉइंट ए पर कनेक्ट कर देंगे। नेगेटिव टर्मिनल में अभी देखिए आगे क्या लगाएंगे, हम अभी कनेक्ट करेंगे। और एक चीज, आज के इस सर्किट में व्हेन यू आर गोइंग टू फाइंड आउट द इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ अ सेल, यू विल हैव टू कनेक्ट हियर वन मोर थिंग, जो इसे आप जानते हैं, बहुत अच्छे से पहचानते हैं, उसके बारे में आपको डिस्कस करके पहले भी बताया जा चुका है। यहां पर हम एक लगा देंगे रेसिस्टेंस बॉक्स। रेसिस्टेंस बॉक्स लगा देंगे यहां पे। आपको याद होगा रेसिस्टेंस बॉक्स एक ऐसी डिवाइस होती है जिसकी हेल्प से सर्किट में हम जितना चाहें उतना रेसिस्टेंस क्रिएट कर सकते हैं। कैसे क्रिएट करते हैं? उतने ओम की हम उसमें से हटा देंगे, की हटाने से वो रेसिस्टेंस सर्किट में आ जाता था। याद करें, रेसिस्टेंस बॉक्स की पूरी डिटेल हमने बताई थी आपको। आई थिंक जब हम लोग मीटर ब्रिज पढ़ रहे थे उस समय आपको ये बताया गया था। तो यहां पर हम एक रेसिस्टेंस बॉक्स लगा देते हैं। ये इसमें बहुत सारी कीज लगी रहती हैं, ये रेसिस्टेंस बॉक्स है। और भी हम इसको लिखते हैं प्रतिरोध बॉक्स, उसको बोलते हैं।
इसका जो दूसरा सिरा होगा वो यहां ले आएंगे। अब ये जो दोनों टर्मिनल आपके इसके जाएंगे, ये दोनों जो तार यहां से जाएंगी, इनको हम गैल्वेनोमीटर में कनेक्ट कर देंगे। गैल्वेनोमीटर के एक सिरे पर जाकर के कनेक्ट कर देंगे। गैल्वेनोमीटर में आप देखेंगे दो लगे होते हैं, स्क्रू लगे होते हैं, दो बोल्ट लगे होते हैं। उनमें से एक में जाके जो पॉजिटिव टर्मिनल होगा, रेड और ब्लैक दो कलर के उसमें आपको दिखते हैं। जब भी आप गैल्वेनोमीटर देखेंगे तो उसमें आपको एक रेड बोल्ट उसमें दिखेगा, एक ब्लैक बोल्ट आपको दिखेगा। तो क्योंकि ये पॉजिटिव टर्मिनल से ये इधर से आ रहा है आपका, इसको रेड वाले में आप कनेक्ट कर देंगे और जो ब्लैक वाला होगा वो यहां से कनेक्ट करके ले जाएंगे। और इसके बाद उसमें जो वायर आगे होगी उसमें आगे जाके जौकी आप लगा देंगे और इस जौकी को फिर इस पोटेंशियोमीटर वायर में कहीं पर भी हम स्लाइड करवा के टच करवा सकते हैं। इतना लंबा ये वायर लगाएंगे और आगे साइड में हम लगा देंगे जौकी। ये यहां पर हमने टच करवाया और नल पॉइंट हम फाइंड आउट करेंगे। तो ये हमारी पूरी कनेक्शन रहेगी आपकी, ठीक है। तो ये हमारा कौन सा सर्किट इधर की तरफ रहता है, इधर की तरफ जो सर्किट हमारा होता है इससे हम पूरे सर्किट को ही बोलते हैं सेकेंडरी सर्किट, द्वितीयक परिपथ। प्राथमिक परिपथ, द्वितीयक परिपथ। और इस प्रकार का सर्किट हम तैयार करेंगे। फिर से एक बार, ये सेल जिसका इंटरनल रेसिस्टेंस स्मॉल आर हमें फाइंड करना है, उसी के साथ सेल के साथ श्रेणी क्रम में, ये जो सेल है इसके श्रेणी क्रम में रेसिस्टेंस बॉक्स लगाते हैं। आप ध्यान से देखें, अगर ये कनेक्ट ना होता तो सेल के साथ ही सीरीज में ही रेसिस्टेंस बॉक्स लगा हुआ है, क्योंकि जो करंट यहां से इसकी निकलेगी वो ऐसे आएगी, वही करंट इसमें जाएगी। और सेल और इसमें अगर सेम करंट जा रही है, इट मींस बोथ आर इन सीरीज, ठीक है। तो ये कनेक्शन हम इस तरीके की तैयार कर लेते हैं। सेल का पॉजिटिव टर्मिनल भी ए से लगा देते हैं और इस सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से रेसिस्टेंस बॉक्स का एक सिरा, दूसरा सिरा गैल्वेनोमीटर में जाएगा, इसका भी दूसरा सिरा गैल्वेनोमीटर में जाएगा। आगे गैल्वेनोमीटर से जो वायर निकलेगी उसके आगे साइड में हम ये जौकी लगा देंगे और उसको कहीं पर भी हम ऐसा टच करवा सकते हैं, ठीक है। अब एक चीज आपके मन में आ रही होगी कि इस आर की वैल्यू ही तो निकालनी है। आर का एक फॉर्मूला होता था, आर इज इक्वल टू वी अपॉन आई। तो आप R इज इक्वल टू वी अपॉन आई करके क्यों नहीं निकाल लेते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस देख लीजिए कितना है और करंट कितनी फ्लो हो रही है, इसका टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, कितनी करंट फ्लो हो रही है वो देख लें और वहां रख करके वैल्यू सॉल्व कर लें। लेकिन बेटा हम ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि इंटरनल रेसिस्टेंस सेल के अंदर होता है। अगर ये सेल के बाहर सर्किट में होता, बाह्य परिपथ में होता, तो हम V अपॉन आई से निकाल सकते थे। लेकिन इंटरनल रेसिस्टेंस इज इनसाइड द सेल, सो वी कांट सॉल्व बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला रेसिस्टेंस इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन करंट, हम नहीं कर सकते। इसके लिए हम पोटेंशियल डिफरेंस पोटेंशियोमीटर का ही यूज करेंगे। तो ये हो गया हमारा सर्किट डायग्राम, ऐसा बन जाएगा। अब इसका वर्किंग कैसे करना है आपको, इसके साथ में वर्क बहुत आसान है और आप सभी स्टूडेंट्स ध्यान से इसे समझेंगे। हम इसके साथ वर्क कैसे करेंगे, देखिए यहां पर मैं आपको वर्किंग समझाता हूं। जब आप ऐसा पूरा कनेक्शन वहां पर जोड़ लेंगे पूरी तरह से, आप लैब में गए, वहां आपको पोटेंशियोमीटर मिला, एक सोर्स बैटरी मिली, रियोस्टेट मिला, ये वाली की मिल गई, इसके बाद ये सेल मिली, गैल्वेनोमीटर मिला, रेसिस्टेंस बॉक्स मिला, जौकी, सारा कुछ ऐसा सर्किट तैयार कर लिया। हाँ, एक चीज हम यहां पर और लगा सकते हैं, की एक और लगाइए, क्योंकि इस की मदद से हम जब चाहें इधर वाले सर्किट में आने वाले करंट को ऑफ कर दें और अगर चाहें तो इधर वाले सर्किट में आने वाली करंट को ऑन कर सकते हैं। इसलिए हमने यहां पर भी एक की लगाई है। और एक काम कर लेते हैं, आज इसको हम K1 मान लेते हैं, इसको K2 मान लेते हैं, क्योंकि दो ही की है पूरे सर्किट में, ठीक है। ऐसा
अब एक काम करेंगे, K1 तो आपकी क्लोज रहेगी, तभी तो ये बैटरी इस पूरे पोटेंशियोमीटर वायर में पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेगी, तो ये वाली की तो आपकी ऑन रहेगी ही रहेगी। अब हमको क्या करना है, सबसे पहले हम K2 को ऑफ रखते हैं, K1 ऑन कर दिया और K2 को क्या रखते हैं, ऑफ। तो हम यहां लिखेंगे कुंजी K1 बंद कर देते हैं, जबकि कुंजी K2 खुली रहने देते हैं। देखिए कुंजी K1 हमने बंद कर दिया, बंद करने का मतलब स्विच ऑन कर दिया, ठीक है, हमने ऐसा क्लोज कर दिया। और K2 वाली की हमने निकाल ली, निकाल के टेबल में रख दी हमने अपनी, ठीक है। तो ये हमने ऑफ कर दिया सर्किट, ये वाला सर्किट हमने इधर वाला ऑन कर दिया। अब जैसे ही ये सर्किट ऑन करेंगे ये ऑफ करेंगे, ये सेल तो सर्किट में लगी हुई है, ये बैटरी इस पोटेंशियोमीटर वायर के दोनों सिरों के बीच एक पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेगी। इधर हम जौकी को, अब देखिए इस समय कहां कहां कौन कौन से सर्किट में करंट है, कहां करंट नहीं है। ये बैटरी है, इसमें इस सर्किट में करंट है, तो प्राइमरी सर्किट में करंट है बिकॉज आई हैव स्विच्ड ऑन अवर की, ठीक है। अच्छा, इसके बाद सेकेंडरी सर्किट में कहां पर करंट है, कहां नहीं है। ये वाला स्विच ऑफ है, अगर ये वाला स्विच ऑफ है तो इस सेल की या इस बैटरी की अगर करंट इस रास्ते पर आ रही होगी, ये जंक्शन है, जंक्शन पर करंट डिवाइड होती है, आपको पता है। तो अगर इस बैटरी की करंट यहां पर आएगी या इस सेल की करंट यहां जंक्शन पर आएगी, लेकिन इस रास्ते पर नहीं आएगी, अभी इस रास्ते पर अभी करंट नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी, क्योंकि इस रास्ते का जो स्विच हमारा है वो कैसा है, ऑफ है। इसको हमने कुंजी को जो की है उसको ओपन कर दिया है, स्विच ऑफ कर दिया है, तो इस रास्ते पर करंट कोई नहीं होगी। तो यहां से ये वाले रेसिस्टेंस बॉक्स वाले रास्ते पर यहां तक कोई करंट नहीं होगी, लेकिन इसकी वजह से इसमें करंट होगी और इस सेल की वजह से यहां भी करंट होगी, इस रास्ते में भी करंट होगी। अब हम क्या करते हैं कि धारामापी और जौकी की सहायता से इस पूरे तार में हम जौकी को ऐसा स्लाइड करवाते जाते हैं, हल्के हल्के और आहिस्ते से स्लाइड करवाते जाते हैं और हम एक ऐसा पॉइंट सर्च कर लेते हैं इस वायर पे, इस रेसिस्टेंस वायर पे, जिस पर जब हम जौकी टच करवाते हैं तो गैल्वेनोमीटर में जो करंट होती है उस समय कैसी हो जाती है, शून्य हो जाती है। मींस गैल्वेनोमीटर में हम शून्य विक्षेप की स्थिति को ज्ञात कर लेते हैं, ठीक है। तो कुंजी K1 बंद कर देते हैं, जबकि कुंजी K2 खुली रहने देते हैं, कुंजी K2 खुली रहने देते हैं। अब जौकी और धारामापी की सहायता से अब जौकी और धारामापी की सहायता से, धारामापी जिसे आप गैल्वेनोमीटर बोलते हैं, अब जौकी और धारामापी की सहायता से अब जौकी और धारामापी की सहायता से प्रतिरोध तार या विभव मापी के तार में शून्य विक्षेप बिंदु ढूंढ लेते हैं, ठीक है। तो हम इसमें
शून्य विक्षेप वाला वो पॉइंट ढूंढ लेते हैं जिस पॉइंट पर जब चौकी को टच कराएं तो जी वाली करंट कैसी हो जाए, जीरो। इस स्थिति में आपने ये चीज पिछली क्लासेस में पढ़ी है। इस स्थिति में क्या होगा, अब आप ध्यान से देखिए, ये बैटरी पोटेंशियोमीटर के इस वायर में कहां से कहां तक पोटेंशियल अप्लाई करती है, आंसर है पूरा ए से बी तक अप्लाई करती है। ए का पोटेंशियल अगर V है, बी का 0 है, तो ए और बी के बीच पूरा विभवांतर V है, V पोटेंशियल डिफरेंस। लेकिन जी में बहने वाली धारा 0 हो गई, इसका मतलब क्या हुआ कि इधर से जो पोटेंशियल है और इधर वाला पोटेंशियल, दोनों पोटेंशियल्स आपस में कैसे हो गए हैं, आपस में बराबर हो गए हैं। हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। अब थोड़ा ध्यान से देखें, इस सेल का ये पॉजिटिव टर्मिनल कहां से कनेक्टेड है, आंसर है पॉइंट ए से कनेक्टेड है। नेगेटिव टर्मिनल कहां से जुड़ा हुआ है, ये आप देखेंगे, ये गैल्वेनोमीटर, उसके बाद ये और यहां से जुड़ा है। तो इस सेल का पॉजिटिव टर्मिनल ए से, नेगेटिव टर्मिनल जे से। अब दोनों तरफ का पोटेंशियल डिफरेंस आपस में इक्वल है, मींस इसका मतलब यह हुआ कि इस सेल का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो इतने पोटेंशियल डिफरेंस के इक्वल है, पूरे तार के नहीं, केवल इतने पोटेंशियल डिफरेंस के इक्वल है। पोटेंशियोमीटर वायर के ए से जे तक की लंबाई का जितना भी तार है, इसका जो भी पोटेंशियल डिफरेंस है वो इस सेल के पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर है। तो इस स्थिति में, और हम ये मान लेते हैं कि पोटेंशियोमीटर वायर में ये वाली जो लेंथ है वो ये वाली लेंथ है L1। इस वाली लेंथ को हम मान लेते हैं कि ए की तरफ से L1 डिस्टेंस पर हमको ये नल पॉइंट मिला हुआ है, ठीक है। इस स्थिति में सेल ई का टर्मिनल विभवांतर बेटा, अभी हमने बात की ना कि इस सेल का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो इतने पोटेंशियल डिफरेंस के इक्वल होगा। तो सेल ई का टर्मिनल विभवांतर किसके बराबर होगा, आंसर है विभवमापी के ए से जे तक की लंबाई के विभवांतर के बराबर। विभवमापी के तार की एजे लंबाई के विभवांतर, मीन्स सेल ई का जो टर्मिनल विभवांतर है वो विभवमापी के तार की एजी लंबाई के विभवांतर के बराबर होगा। अच्छा, हम ये क्यों बोल रहे हैं कि सेल ई का टर्मिनल विभवांतर, अब आप ध्यान से देखिए, सेल में आपकी दोनों तारें कहां कनेक्टेड हैं, ये वाली वायर जो ए से जुड़ी हुई है ये पॉजिटिव टर्मिनल में कनेक्ट है, जो बिंदु जे से आई है ये आप देखिए ये नेगेटिव टर्मिनल में कनेक्ट है। तो ये विभवांतर तो टर्मिनल्स के बीच का ही तो हुआ, इसलिए हमने सेल ई का टर्मिनल विभवांतर लिखा हुआ है। अब टर्मिनल विभवांतर को कैसे लिखेंगे, V से। क्या फॉर्मूला होगा, विभवमापी के तार की एजे लंबाई के विभवांतर, ए से जे तक की लंबाई का विभवांतर कितना होगा, आप पिछली भी 2 क्लासेस में लगातार ये कर चुके हैं कि अगर पोटेंशियोमीटर वायर का पोटेंशियल ग्रेडियंट, उसकी विभव प्रवणता रो है, तो यहां से यहां तक की लेंथ कितनी है L1, तो यहां से यहां तक का विभवांतर कितना होगा, रो इंटू L1, ठीक है। तो विभवमापी के तार की एजी लंबाई के विभवांतर ये आएगा रो इंटू L1, ठीक है। हम यहां पर लिख सकते हैं वेयर रो इज पोटेंशियल ग्रेडियंट, पोटेंशियल ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर, पोटेंशियल ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर, ठीक है। अब एक चीज और देखें,
ये सेल का टर्मिनल विभवांतर है। क्या ये सेल का ईएमएफ बन सकता है? सोचिए और बताइए मुझे कि क्या ये टर्मिनल विभवांतर जो रो इंटू L1 आया है, इसे हम सेल का इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बोल सकते हैं या नहीं बोल सकते? क्या हम ऐसा लिख सकते हैं? देयरफॉर सेल का विद्युत वाहक बल, विद्युत वाहक बल E इज इक्वल टू रो इंटू L1 एंड लेट दिस इज इक्वेशन नंबर 1। हाँ, तो हमारा क्वेश्चन ये है कि क्या हम इस V को, जिसकी वैल्यू रो इंटू L1 है, इस रो इंटू L1 को क्या हम सेल का, जो कि अभी टर्मिनल विभवांतर है, उसी को हमने विद्युत वाहक बल लिख दिया। क्या ऐसा कर सकते हैं या नहीं कर सकते? सोचिए और बताइए। आपने पोटेंशियल डिफरेंस का एक फॉर्मूला पढ़ा था, E माइनस आई आर, और पढ़ा था व्हेन I इज इक्वल टू 0 देन V इज इक्वल टू E। आप इसकी जगह I की जगह 0 लिखिए, आपको V E के इक्वल मिलेगा। मीन्स व्हेन द करंट ड्रॉन फ्रॉम द सेल इज 0, एट दैट सिचुएशन EMF will be equal to its terminal potential difference। ओके, इसका मतलब यह हुआ कि जब सेल से करंट जो ली जा रही है वो 0 हो जाए, अगर सेल से ली जाने वाली विद्युत धारा 0 हो जाए, उस सिचुएशन पे सेल का विद्युत वाहक बल टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस के ही बराबर हो जाता है। यहां पर देखिए, आपने जब ये नल पॉइंट वाली सिचुएशन फाइंड आउट की, तो आपने नल पॉइंट को कैसे फाइंड आउट किया? आपने गैल्वेनोमीटर में धारा को 0 ही तो किया। गैल्वेनोमीटर में करंट की वैल्यू कितनी कर दी थी आपने? 0। उसी समय तो इस पॉइंट पर हमने यही पॉइंट तो सर्च किया था। जब हम यहां पर टच करवाए और गैल्वेनोमीटर में करंट 0 नहीं थी, थोड़ी इधर पर पॉइंटर उसका था, तब हमने नहीं कहा था कि यह बिंदु नल पॉइंट है। हमने नल पॉइंट किसको कहा? जहां पर चौकी को टच करवाने से गैल्वेनोमीटर में फ्लो होने वाली करंट 0 हो जाए, हमने उसको नल पॉइंट कहा। सो इफ दिस इज द नल पॉइंट, सो एट दैट सिचुएशन इन गैल्वेनोमीटर करंट विल बी 0। तो इस समय करंट कैसी है? 0। और जब करंट 0 होती है तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ही इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बन जाता है। करंट यहां पर आप देखें, शून्य विच्छेद की स्थिति निकाली है हमने। अगर शून्य विच्छेद की स्थिति निकाली है, इट मींस करंट 0 कर दी थी हमने। अगर करंट 0 कर दी थी तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ही इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के बराबर हो जाएगा। ठीक है, ये हमने ऐसा लिख दिया। अब ये तो हमने कर लिया। इसके बाद ये हम स्टेप 1 में करेंगे। ये हमारी स्टेप 1 है। स्टेप 1 में हम इतना करेंगे और इसको इक्वेशन 1 मान करके छोड़ देंगे। हाँ, यहां से लेंथ को स्केल रख करके आप नाप लेंगे, बस इतना कर लेंगे आप। अच्छा, एक हमारा काम हो गया। अब हम आते हैं स्टेप 2 पे। स्टेप 2 पे हमको क्या करना है आप देखें। स्टेप 2 में अब हम यही करेंगे बेटा। हाँ, जैसे ही आपका ये वाली लेंथ आपको मिल जाए, उसमें फिर से आप ये जो K1 वाली की थी इसको निकाल दीजिए। क्यों निकाल दीजिए? क्योंकि लगातार अगर इसमें करंट का फ्लो होता रहेगा तो हो सकता है ये हमारे जो सर्किट की वायर से थोड़ी थोड़ी गर्म हो जाएंगी और हो सकता है रेसिस्टेंस को ये थोड़ा बहुत चेंज कर दें। इसलिए हम इसको निकाल देंगे ताकि 5-10 मिनट अगर ये की निकली रहेगी तो फिर से नॉर्मल टेम्परेचर बना रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अच्छा, इसके बाद स्टेप 2 में हम करेंगे, फिर से कुंजी K1 को बंद करेंगे और इस बार कुंजी K2 को भी बंद कर देंगे, ऑन कर देंगे दोनों तरफ के स्विचेस। तो यहां पर मैं लिख देता हूं कुंजी K1 और कुंजी K2। कुंजी K1 और कुंजी K2 दोनों को बंद कर देते हैं।
कुंजी K1 और कुंजी K2 दोनों को बंद कर देते हैं, दोनों तरफ के स्विचेस हम ऑन कर देते हैं। अब ध्यान से सभी बच्चे देखेंगे, ये तो हमने ऑन कर ही दिया। जैसे ही ऑन करेंगे इस सर्किट में करंट का फ्लो स्टार्ट हो गया और ये बैटरी ए बी के बीच पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर देगी V के बराबर, जो कि A से B तक जाते जाते डिक्रीज होगा और इसमें बट जाएगा। हम इधर K2 को भी ऑन कर देंगे। बेटा जब आप K2 को ऑन करेंगे तो इधर वाला सर्किट भी ऑन हो गया अब तो, ठीक है। अब जब इधर वाला सर्किट भी ऑन हो गया तो करंट का फ्लो सेकेंडरी सर्किट में कैसा हो रहा है आप ध्यान से देखिएगा। इस सेल से करंट जो भी ऐसे आएगी वो यहां आएगी, फिर यहां पर आएगी, फिर यहां आएगी, रेजिस्टेंस बॉक्स में फ्लो होगी, ऐसे फ्लो होगी, ऐसे फ्लो होगी और फाइनली फिर से नेगेटिव टर्मिनल पर आ जाएगी। तो जब हम K2 बंद कर देते हैं, K2 ऑन कर देते हैं, तो इस वाले सर्किट में भी करंट का फ्लो स्टार्ट हो गया। आप देखिए स्टार्ट हो गया ना, आपने स्विच को ऑन कर दिया, जैसे ही स्विच ऑन करेंगे यहां से करंट निकल करके इस सर्किट में भी फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगी। तो कुंजी K1 और कुंजी K2 दोनों को बंद कर देते हैं। अब दोनों को हमने बंद कर दिया, इसके बाद हमको क्या करना है, ये जो हमारा रेसिस्टेंस बॉक्स है इससे कुछ ओम की एक की निकाल लेंगे हम। 2 ओम निकाल लिया, 3 ओम निकाल लिया, 5 ओम हमने निकाल लिया। अपनी मर्जी की कोई भी की वहां से निकाल लेंगे, अर्थात की निकाल लेंगे मतलब क्या करेंगे आप, मतलब सर्किट में हम रेसिस्टेंस अप्लाई करेंगे, ठीक है। वो रेसिस्टेंस सर्किट में यहां जाएगा, तो हम यहां लिख देते हैं अब कुछ ओम की एक कुंजी, कुछ ओम 2 ओम 3 ओम 5 ओम कुछ भी, कुछ ओम की एक कुंजी या की रेसिस्टेंस बॉक्स में से निकाल देते हैं, रेसिस्टेंस बॉक्स में से निकाल देते हैं। माना यह कुंजी कैपिटल R ओम की है, ये हम मान लेते हैं कि जो की हमने इससे निकाली वो R ओम की निकाली। इट में भी 2 ओम 3 ओम 5 ओम वट एवर यू वॉन्ट, वो आप यहां से क्रिएट कर सकते हैं सर्किट में रेसिस्टेंस। अब R ओम की हमने की भी निकाल ली। पहले क्या किया, दोनों तरह के स्विच ऑन किए, उसके बाद क्या किया, इससे एक अपनी मर्जी से एक कुछ ओम की एक की निकाली, अपनी टेबल पर हमने रख दिया। अब फिर से हम जौकी और धारा मापी की मदद से विभव मापी के तार में शून्य विक्षेप की स्थिति को पता लगा लेते हैं। अब पुनः जौकी और धारा मापी की सहायता से जौकी और धारा मापी की सहायता से विभव मापी के तार में विभव मापी के तार में शून्य विक्षेप की स्थिति शून्य विक्षेप की स्थिति ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है, बाई चांस मैंने मान लिया कि इस बार वो शून्य विक्षेप की स्थिति जब हमने पता लगाई तो वो शून्य विक्षेप की स्थिति आपको मिली यहां पर। पहली बार नल पॉइंट आपको कहां मिला था, यहां। इस बार नल पॉइंट हमको मिला इस जगह पर, इस पॉइंट पर, एंड सपोज दिस पॉइंट इज J डैश। ठीक है,
यहां पर मिला, और ए की तरफ से इसकी जो लेंथ है वो L2 है, हमने ऐसा मान लिया। अब हम एक काम करेंगे, स्थिति ज्ञात कर लेते हैं। अब जैसे स्थिति ज्ञात कर लेंगे उस स्थिति में क्या होगा, इस स्थिति में फिर से आपको नल पॉइंट मिल गया। नल पॉइंट मिल गया मींस एट दैट सिचुएशन जी में करंट कितनी हो गई, गैल्वेनोमीटर में 0। इस वाले सर्किट में करंट 0 नहीं है, रेसिस्टेंस बॉक्स में लगातार इस सेल से करंट जा रही है, लेकिन गैल्वेनोमीटर में हमने करंट को कैसा कर लिया, शून्य कर लिया। इस स्थिति में सेल का जो टर्मिनल विभवांतर होगा वो किसके बराबर होगा बताइए। इस स्थिति में सेल ई का टर्मिनल विभवांतर इस स्थिति में सेल ई का टर्मिनल विभवांतर जो होगा वो किसके बराबर होगा, विभवमापी के तार की ए से जे डैश। क्यों, क्योंकि उस समय आपकी ये सेल के दोनों टर्मिनल्स कहां जुड़े हैं, ये टर्मिनल तो अभी भी ए में है, लेकिन ये टर्मिनल आप देखिए इस समय जे डैश में, यहां पर केवल है, तो केवल इतनी लंबाई का विभवांतर ये यूज कर रहा है। जो होगा ये बराबर होगा विभवमापी के तार की ए जे डैश लंबाई के विभवांतर के बराबर होगा। ठीक है, अब सेल ई का टर्मिनल विभवांतर V लिख देते हैं, विभवमापी के तार की AJ डैश लंबाई का विभवांतर। जब A से J तक की लंबाई का विभवांतर निकाला था तो हमने क्या लगाया था, रो इंटू L1, वेयर रो इज पोटेंशियल ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर। तो AJ डैश लंबाई का विभवांतर कैसे निकलेगा, रो इंटू L2 करने से आ जाएगा। ठीक है, तो ये हम कर देंगे रो इंटू L2, इसे मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब आप मुझे ये देखकर बताइए, सोच कर बताइए कि जैसे यहां पर V इज इक्वल टू रो इंटू L1 आया था, टर्मिनल विभवांतर रो इंटू L1 था सेल का, फिर हमने इसी को सेल का विद्युत वाहक बल लिख दिया था। क्या आज हम ये जो रो इंटू L2 आया है, क्या इसको भी हमें सेल का विद्युत वाहक बल लिख दें या ना लिखें, सोचिए और बताइए कि क्या जो रो इंटू L2 है इसको भी हम पिछली बार की तरह स्टेप 1 की तरह इसको भी हम सेल का विद्युत वाहक बल लिख दें या ना लिखें। तो इसका जवाब मैं आपको दे देता हूं। अब आप देखिए कि क्या जब पिछली बार आपने लिखा था तो क्यों लिखा था, क्योंकि उस स्थिति में सेल ई से कोई करंट कहीं नहीं जा रही थी, सेल ई से ली जाने वाली धारा कैसी थी, शून्य थी। क्या इस बार भी सेल ई से ली जाने वाली धारा शून्य है, तो मैं आपको बताता हूं, हो सकता है आपको लगे शून्य है, ऐसा नहीं है बेटा। आप देखें गैल्वेनोमीटर में 0 है, केवल धारा कहां पर 0 है, गैल्वेनोमीटर में, लेकिन इस सेल से धारा ली जा रही है, अभी भी ली जा रही है। कहां, ये देखिए सेल से ये रेसिस्टेंस बॉक्स में धारा ली जा रही है। हमने यहां से 1-2 ओम की हटा दी है यहां वाली, तो इस सेल से इस वाले सर्किट में करंट अभी भी फ्लो हो रही है। गैल्वेनोमीटर में भले 0 है, लेकिन इस सेल से जो धारा है वो ली जा रही है, इस सेल से ली गई धारा 0 नहीं है। और स्टेप 1 में क्या था, स्टेप 1 में पूरी सेल से ली जाने वाली धारा ही 0 हो गई थी। इस बार गैल्वेनोमीटर में जाने वाली करंट तो 0 है, लेकिन लगातार इधर का स्विच ऑन है, तो लगातार इस सर्किट में करंट फ्लो होती रहेगी। कहां, ऐसे ऐसे यूं, फिर इस तरह से ऐसे लगातार करंट फ्लो होती रहेगी। तो इस बार इस सेल से ली जाने वाली करंट 0 नहीं है, इसलिए इस बार हम V को V ही लिखा रहने देंगे, हम इसको E नहीं कर सकते। ध्यान रखेंगे आप ये वाली बात, ठीक है। आपने फॉर्मूला पढ़ा है ना, V इज इक्वल टू E माइनस आई आर। तो जब I 0 होगा, सेल से ली गई धारा अगर 0 होती
तो VE के बराबर हो जाता। लेकिन क्या इस बार सेल से ली गई धारा जीरो है? तो गैल्वेनोमीटर में जीरो दिख रही है हमको केवल, बाकी सेल लगातार यहां रेसिस्टेंस बॉक्स में करंट भेज रहा है, तो सेल से ली गई धारा जीरो नहीं है। अगर धारा जीरो नहीं है तो V का मान E से कैसा होगा? कम होगा। बाह्य परिपथ में धारा हम ले रहे हैं, और जब भी सेल से बाह्य परिपथ में धारा ली जाती है तो सेल का टर्मिनल विभवांतर उसके विद्युत वाहक बल से हमेशा छोटा रहता है। ये सब डिस्कशन हुआ है हमारा। तो V इज इक्वल टू रो इंटू L2, और हम इसको E नहीं लिख सकते। अब हमने क्या करना है? हमने तो सेल का इंटरनल रेसिस्टेंस फाइंड आउट करना है। क्या आपको सेल के इंटरनल रेसिस्टेंस का कोई फॉर्मूला याद है जिसमें E आता हो, V आता हो और ये कैपिटल R आता हो? कैपिटल R ओम B इसमें इन्वॉल्व है ना। तो ऐसा कोई फॉर्मूला आपको याद है जिसमें सेल का EMF भी आता हो, सेल का टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस भी आता हो और एक एक्सटर्नल रेसिस्टेंस भी आता हो? मैं आपको याद दिलाता हूं। जब आप इतना कर लेंगे, और यहां भी आपको करने के लिए केवल L2 नाप लेना है। L1 नाप लिया पहले आपने, L2 इस बार आपने नाप लिया, और पूरा इंस्ट्रूमेंट और ये R ओम नोट कर ली, कितने ओम की निकाली थी आपने। अब पूरा इंस्ट्रूमेंट आप लेबोरेटरी में जमा करवा दीजिए, अपने जो भी लेबोरेटरी में वहां पर वर्कर हैं उनको आप डिपॉजिट कर दीजिए। इसके बाद आराम से अपनी क्लासरूम में आ जाइए। तो आप लैब से क्या क्या लेके आए हैं? आप L1 लेके आए हैं, आप क्या लेके आए हैं? आप L2 लेके आए हैं, और क्या लेके आए हैं? आप R की वैल्यू लेके आए हैं। ओके, इसके बाद जब आप डेस्क पे आ जाएं अपनी, उसके बाद आपको इंटरनल रेसिस्टेंस का फॉर्मूला अप्लाई करना है। सेल का आंतरिक प्रतिरोध, आंतरिक प्रतिरोध का बेटा एक फॉर्मूला था, कैपिटल R E/V-1। ठीक है, अगर आपने इसको डिराइव किया होगा अच्छे से तो आपको याद आ गया होगा। अब R की जगह पे हम R का वो वैल्यू लिख देंगे। E की जगह पर हम क्या लिखेंगे? देखो, E की जगह लिखेंगे रो इंटू L1, V की जगह पर क्या लिखेंगे? रो इंटू L2 -1। ठीक है, और यहां देख लें, इसके बाद स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R, यह रो से रो कैंसल हो गया, L1/L2 -1। इस तरह से ये बेटा आपका सेल के इंटरनल रेसिस्टेंस का फॉर्मूला बन गया। अब आपने देखिए, आपने जो रीडिंग्स ली थी वो किस किस की ली थी? L1, L2 और कैपिटल R। अब आप देखिए इंटरनल रेसिस्टेंस के सूत्र में L1 है, L2 है, कैपिटल R है, और चौथी कोई अननोन क्वांटिटी यहां पर उपस्थित नहीं है। अगर चौथी कोई अननोन क्वांटिटी नहीं है तो केवल L1, L2, R से ही सेल का इंटरनल रेसिस्टेंस हमारा निकल करके आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से हमको ये पूरा करना है। और एक बार फिर मैं आपको याद दिला दूं कि स्टडी करते वक्त तो आप पोटेंशियल ग्रेडियंट को पढ़ते हैं, उसका क्या कैसे सॉल्व करते हैं वो पढ़ते हैं, लेकिन एक बार फिर यहां पर आपको इस एक्सपेरिमेंट में भी पोटेंशियल ग्रेडियंट फाइंड आउट नहीं करना पड़ेगा। देखो, पोटेंशियल ग्रेडियंट तो बेचारा पहले ही कैंसिल आउट हो गया, हमको रो फाइंड आउट करने की आवश्यकता ही नहीं है। हमको केवल एक्सपेरिमेंट में से तीन चीजें चाहिए, L1 चाहिए, L2 चाहिए और कैपिटल R चाहिए। आप इस पे रखिए एंड यू कैन फाइंड द इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ द सेल। हाँ, ये एक रीडिंग बेटा यहां से बनेगी। और एक चीज याद कर लें, हमेशा के लिए याद कर लें, L2 शुड बी ऑलवेज ग्रेटर देन L1। लंबाई जो L2 आपको मिलेगी वो L1 से हमेशा कम पर मिलने वाली है, ये आप याद रख लें। क्योंकि दूसरी बार में हम रेसिस्टेंस बॉक्स को रेसिस्टेंस लगा देते हैं तो करंट कहीं ना कहीं कम हो जाती है। ठीक है, तो L2 हमेशा L1 से आपको कम मिलेगा। हाँ, ये एक रीडिंग आपको मिली, क्योंकि एक्सपेरिमेंट जब हम करते हैं तो कम से कम हमको 5 to 6 रीडिंग्स लेना जरूरी रहता है। तो दूसरी रीडिंग हम ऐसे ही लेंगे, सेम यही प्रोसीजर, लेकिन थोड़ा सा चेंज। क्या चेंज? कि दोबारा जब हम रीडिंग लेने जाएंगे तो R को थोड़ा बदल देंगे हम।
इस बार अगर R हमने निकाला 2 ओम, तो नेक्स्ट रीडिंग में हम R निकाल देंगे 3 ओम, उसके बाद नेक्स्ट रीडिंग में 4 ओम, 5 ओम, 1 ओम, ऐसे निकाल देंगे। और एक्सपेरिमेंट से 5-6 रीडिंग ले लेंगे, हर रीडिंग से स्मॉल r काउंट कर लेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे, और इसके बाद सब R का एवरेज निकाल लेंगे, और इस तरह से आपको सेल का इंटरनल रेसिस्टेंस मिल जाएगा, अप्रोक्सीमेट इंटरनल रेसिस्टेंस आपको जरूर मिल जाएगा। और अगर आप बहुत अच्छे से करते हैं तो बहुत काफी एक्यूरेट रीडिंग भी आपको मिलेगी इससे, ठीक है। तो ये था सेकंड एप्लीकेशन ऑफ पोटेंशियोमीटर, विभव मापी का दूसरा एप्लीकेशन। पहले आपको इधर नोट करना है और उसके बाद ये आपको नोट करना है। सर्किट डायग्राम तो हमने ये दिखाया था, ये सर्किट डायग्राम आपका है। किसे प्राइमरी सर्किट बोलते हैं, किस सर्किट को सेकेंडरी बोलते हैं, इस पूरे को सेकेंडरी कहते हैं, इधर वाले पूरे को प्राइमरी सर्किट कहते हैं। एंड आई होप कि आपको समझ में भी आ गया होगा। तो कभी भी मौका मिलता है आपको लैब में जाने को और एक्सपेरिमेंट को करने का, तो प्लीज आप इसे जरूर करें, ठीक है। तो आज हम लोग अपनी क्लास में इतना ही रख लेते हैं, आगे और भी पढ़ाई करेंगे नेक्स्ट क्लास पे। ओके, तो चलते ही मिलते हैं नेक्स्ट क्लास पे। थैंक यू।